ईरान और इजराइल जंग में भारत किसके साथ खड़ा है? ये कहना बहुत मुश्किल अभी है, क्योंकि भारत का अभी जो कंडीशन है बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी किसी के पक्ष में या किसी के अगेंस्ट में जाकर अभी तक नहीं ऐसा कुछ बोला है। अभी कह तो नहीं सकते हैं। अभी सुबह में मतलब न्यूज़ आया था, मोदी जी मतलब ईरान के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, मतलब उनसे उनका बात हुआ था और डीएस्केलेशन के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल ईरान के साथ ही खड़े होंगे, मगर इजराइल भी हमारा पुराना दोस्त है। हमें तो लगता है कि न्यूट्रल रहने में ही समझदारी है। तो ऐसा बोल नहीं सकते मतलब इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है। मतलब इंडिया अपना जो फेवर है वो पहले देखेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के जंग के बीच भारत सरकार किसके साथ खड़ी है? फिलहाल तो भारत सरकार चुप है, लेकिन इस चुप्पी में भी एक स्वीकृति है, यानी कि मौन स्वीकृति है इजराइल के साथ। क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब इजराइल के इस हमले की निंदा की तो भारत इससे दूरी बना ली। इतना ही नहीं, जब यूएन ने इजराइल के गजा अटैक की निंदा की थी तब भी भारत ने इससे दूरी बना ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर भारत सरकार के चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि सोनिया गांधी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए ईरान का समर्थन कर रही है। तो क्या कूटनीति में भी राजनीति प्रवेश कर चुकी है? आज इसी मामले पर करेंगे चर्चा कि इजराइल और ईरान जंग के बीच भारत किसके साथ खड़ा है। ईरान और इजराइल जंग में भारत किसके साथ खड़ा है? ये कहना बहुत मुश्किल अभी है, क्योंकि भारत का अभी जो कंडीशन है बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी किसी के पक्ष में या किसी के अगेंस्ट में जाकर अभी तक नहीं ऐसा कुछ बोला है। इसके कारण बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि हमारा संबंध दोनों देशों के साथ है। भले इजराइल ईरान एक दूसरे के साथ युद्ध में है आज, लेकिन हमारा संबंध दोनों देशों के साथ है। जैसा कि बात अगर ईरान की हम करें तो ईरान के साथ आपको भी पता है कि हमने कुछ ही समय पहले चाबहार पोर्ट को लेकर एक पैक्ट किया था, और उसमें ये था कि हम उस पोर्ट का हमें टेंडर मिला, या हमें उस पे लीज़ पे कह सकते हैं कि एक लीज़ मिला। हम उसको यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके अनेक फ़ायदे भी हैं जिसके कारण हम उसको अपोज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका एक रूट हो सकता है कि आप जैसे गुजरात का मुंबई का पोर्ट से चलते हैं तो चाबहार पोर्ट जाइए, और वहाँ से बाई रोड बाई ट्रेन आप कुछ भी गुड्स ट्रांसफ़र करने हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में तो आप जा सकते हैं। और जहाँ इजराइल की बात है तो इजराइल हमारे साथ हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पे खड़ा रहा। कुछ दिन पहले जैसे पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद में जब हमारे देश ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की तो उस वक्त भी इजराइल हमारे साथ खड़ा था आतंकवाद की इस लड़ाई में। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि दोनों देशों में किसके साथ भारत है। अभी के माहौल में मुझे लगता है न्यूट्रल है, और भलाई इसी में है कि किसी एक देश के पक्ष में ना जाकर बोले, बिल्कुल न्यूट्रल अभी रहे। क्योंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो काफ़ी इनोवेशन हुए हैं, और इस इनोवेशन में हम कह सकते हैं कि इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि भारत किसके साथ खड़ा है अभी। तो आपने कहा कि भारत किसके साथ खड़ा है, ये कहना मुश्किल है, भारत न्यूट्रल है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत ने मौन स्वीकृति दे रखी है इजराइल को, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब इजराइल के हमले की निंदा की तो भारत ने इससे अपनी दूरी बना ली। और इतना ही नहीं, जब यूएन ने इजराइल के गजा अटैक पर निंदा की थी तब भी भारत ने अपनी दूरी बना ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो मौन स्वीकृति दे रखा है इजराइल को। देखिए, वोटिंग एब्सटेन किया था यूएन वाले में भी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब शंघाई को तो बात यह है कि वो इजराइल का मामला और हमास का मामला एक आतंकवाद का मामला था, उस समय तो वो बिल्कुल सही था। और अभी के मामले में भी ये कह सकते हैं कि एक खतरा
ये बना हुआ है कि अगर ईरान के हाथों में मेन ये अटैक जो हुआ है, जंग शुरू हुआ है न्यूक्लियर वेपन को लेके, सबको ऐसा लगा कि मतलब इजराइल को ऐसा लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पाने के बहुत ही करीब में है, तो वो अटैक, वो खतरा है उस क्षेत्र के लिए, काफ़ी खतरा है। आप देख ले तो वो जो कंट्रीज वहाँ पे हैं मिडिल ईस्ट की, किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इजराइल के बारे में सुनते हैं बट वो एग्री नहीं करता है और ना डिसएग्री करता है, लेकिन और किसी कंट्रीज के पास वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो बात यह है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन लगेंगे ईरान के हाथ में, तो ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है हमास जैसे आतंकवादी संगठन को। आपको पता है कि हमास ने इजराइल पे किस तरह से अटैक किया था, पैरासूट से वो आए, एक फेस्टिवल वहाँ चल रहा था और वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। दूसरा कि जो हौती विद्रोही हैं, यमन के रहने वाले हैं, तो यमन में जो हौती विद्रोही है जिसका सऊदी अरब विरोध करता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो आपको ये ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। तो भारत ये भी देखता है कि आतंकवाद के विरुद्ध तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद कहीं भी आतंकवादी है, हमारे यहाँ आतंकवाद वो कर रहा हो चाहे किसी दूसरे धरती पे, आतंकवाद का एक ही परिभाषा है, हिंसा करना, उसका हमारा विरोध है हमेशा। तो इस लहजे इस नज़रिए से अगर आप देखें तो बात सही है कि इजराइल जो कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन उसको हटाना, हाँ नागरिक हिंसा अगर होती है, नागरिकों की मौत होती है, उसका विरोध करते आया है। और इसका आप यूक्रेन वाले युद्ध में भी, रूस में भी देखे होंगे कि पुतिन जी से बात हुई, और भी यहाँ पर ईरान में भी अभी तक न्यूक्लियर सेंटर्स पे अटैक हुआ, इसको लेके थोड़ा मौन है। और ये कह सकते हैं कि इजराइल को एक मौन स्वीकृति दे रखी है ताकि वो हाथ में ना लगे ईरान को, ताकि ये सब जो आप देख रहे हैं कि हाउथीज विद्रोही हो या हमास विद्रोही हो, कल हो के अगर वो हमला किसी कंट्रीज पे करते हैं तो उनके अंदर ये मनोबल रहेगा कि हमारे जो बैक सपोर्ट में ईरान खड़ा है वो न्यूक्लियर रिच कंट्री है, तो ये उस क्षेत्र के अशांति के लिए बहुत खराब हो सकता है। इसलिए ये सही है मौन स्वीकृति। और बाकी वहाँ पे अभी कह सकते हैं कि इसको लेकर और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अशांति फैलने के कारण इंडिया पे इम्पैक्ट भी कुछ पड़ेगा। इंडिया पे इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि आप कल देखा न्यूज़ में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात हुई है। तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो भी खाड़ी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज है, उधर से जो भी ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसका रास्ता वही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इंडिया का भी 1/5 ऑयल उधर ही से आता है। अभी थोड़ा डिपेंडेंसी उधर के कंट्रीज से घटा है, लेकिन अभी भी 1/5 है। बाकी और भी कंट्रीज है एशियन, जो कि चाइना, उसका और ज़्यादा डिपेंडेंसी है। वर्ल्ड का 20% आप कह सकते हैं कि ऑयल का एक्सपोर्ट उधर ही से होता है, उस रास्ते से। तो एक रास्ते पे आप देख रहे हैं कि ईरान के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और एक दूसरा जो स्वेज कैनाल के रास्ते जाता है, उस रास्ते पे आप देखोगे तो वहाँ पे बाबल मंदब है, वो स्टेट पे आपका कंट्रोल यमन, वहाँ पे हौतीज विद्रोहियों का है। तो अगर ईरान इन दोनों संगठनों को सपोर्ट करता है और ईरान एक न्यूक्लियर रिच कंट्री बन जाता है, तो आप समझ सकते हो कि ट्रेड पे कितना असर पड़ेगा जब वो इन दोनों संगठनों को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। उनका और मनोबल जब टाइट हो जाएगा कि अब तो हमको सपोर्ट करने वाला खुद से एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है, तो ये पूरे वैश्विक जो हमारा बिजनेस है, व्यापार है, उस लिहाज से भी बिल्कुल ठीक नहीं है जी। तो आपने कहा कि ये जंग क्यों हुआ, क्योंकि ईरान परमाणु बम डेवलप कर रहा था, इसलिए इजराइल ने उस पर हमला किया। लेकिन अमेरिका की नेशनल ऑफ डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के संसद में ये कहा कि ईरान परमाणु बम डेवलप नहीं कर रहा है, और 2003 से ही इस पर उसने विराम लगा रखा है। तब ये फिर जंग होना ही नहीं चाहिए। जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की बात रही तो वहाँ पे ये पहले तो ये सवाल इसलिए वहाँ पे ज़्यादा उठने लगा क्योंकि जब ईरान हमला ट्रंप किए तो बिना कांग्रेस की स्वीकृति के वहाँ पर वो अपने मन से वहाँ पे उन्होंने फैसला लिया कि हाँ हमको अटैक करना है। और दूसरी बात ये रही कि जो खबरों में आई है कि वो पहाड़ों के बीच में वो लगभग 80 से 90 मीटर या 300 फीट जो भी कह सकते हैं, हाँ गहरी खाई में वो न्यूक्लियर रिच यूरेनियम को 90% तक वो अपना यूरेनियम कंसंट्रेशन को डेवलप कर रहा है ताकि न्यूक्लियर वेपन में उसको हम यूज कर सके। लेकिन इसका खंडन तुलसी गबार्ड ने किया है। जी, तुलसी गबार्ड ने किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कुछ सैटेलाइट इमेजेस मिले हैं उसमें ये कहा गया है कि वो लगभग 90 मीटर गहराई में वो यूज कर रहा है, और वहाँ पर कुछ यूरेनियम रिच यूरेनियम मटेरियल जो है वो हमला होने की आशंका थी, तो उसके पहले वो दूसरे जगह वो हटा भी दिया, ऐसा मतलब वहाँ से दूसरे जगह उसको शिफ्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये सच में ऐसा है कि वहाँ पे यूरेनियम का वो न्यूक्लियर वेपन के लिए काम चल रहा था, और इसलिए ही आपको खबर परसों मिला होगा कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का यूज किया और एक स्पेशल बॉम्ब को
जो अंदर गहराई में जाकर और क्षति पहुंचाता है। B2 बॉम्बर ही उसके लिए यूज होता है। स्टेल्थ बॉम्बर। हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो जो फ्लाइट वो उसका फाइटर जेट है उसी से ड्रॉप किया वो बॉम्ब। तो मुझे लगता है कि जब B2 बॉम्बर को लगाया गया, जो कि आपको वो हमेशा कभी युद्ध में आपको सामान्यता नहीं देखा जाता है, F-35 F-16 दिखा जाएगा लेकिन आपको B2 बॉम्बर नहीं देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से जब वो यूज़ किया गया और इसी पर्पस से यूज किया गया कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया जा रहा था, उसके ऊपर काम चल रहा था ताकि उसको नेस्तानबूद किया जाए। जी देखिए, एक सवाल भारत की चुप्पी को लेकर भी है। जी। जब पाकिस्तान जैसा हमारा दुश्मन मुल्क जी। जब अमेरिका का निंदा कर देता है, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका निंदा किया, जबकि खुद पाकिस्तान ने ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन जब अमेरिका ने जब हमला किया तो उसका निंदा भी किया। तो भारत को चुप्पी क्यों साधना चाहिए? मेरे हिसाब से भारत चुप है तो उसका एक स्टैंड है कि वो चुप है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है तो वो दो मुंह साफ जैसा बोल रहा है। एक तरफ वो बोलता है कि ट्रंप के लिए हम नोबेल पीस प्राइज का हम वो प्रपोजल लाते हैं कि इनको मिलना चाहिए, और लंच पे बुलाते भी हैं असीम मुनीर को जो कि वहाँ का सेनाध्यक्ष है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर जरूरत पड़ी और ये जंग और गहरा हुआ तो जो पाकिस्तान में जो एयर बेसेस हैं वो अमेरिका भी यूज करेगा और उसको पाकिस्तान रोक भी नहीं पाएगा। इतना जान लीजिए, भले ही वो एक इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे वो कर रहा है कि नहीं हम तो ईरान के साथ में है, लेकिन जो व्यक्ति खुद फैसले ले रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना, उस पर हमले करो, B2 बॉम्बर जैसे फाइटर जेट से हमले कर रहा है, और उस आदमी के लेकर आप कह रहे हैं कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक स्टैंड रखना क्लियर है कि हाँ हम चुप हैं, लेकिन दो मुंह साफ बनने से बढ़िया वो है कि हाँ हमारा एक स्टैंड है कि नहीं हम ठीक है चुप है। ऐसा नहीं कि हम नोबेल पीस प्राइज विनर भी कह रहे हैं और वही जो जिसके लिए वो हम प्रपोजल डाल रहे हैं वो कल होकर ईरान पर अटैक कर रहा है तो फिर ईरान को भी हम कह रहे हैं कि ना आई एम विथ यू। तो ये लगता है मुझे कि ये दोहरा मापदंड है उसका, पाकिस्तान का। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा मौन है इसलिए कि हमारा दोनों के साथ रिश्ता सही है। जिस तरह से हमारा रूस और यूक्रेन में था कि नहीं आपको युद्ध करना है तो वो पब्लिक अगर वहाँ पे जो आम जन को हानि पहुँच रहा है वो बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए, और उस पर जैसा हमारा स्टैंड रहा सेम वैसा इधर भी रहने वाला है, मुझे ये जो लगता है। तो हमें ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ईरान ने अभी देखिए जंग जब शुरू हुआ तो अपने विमान से वो भारतीय मूल के लोगों को भारत भी भेज रहा है। चबहार पोर्ट का भी सवाल है, रुपए के बदले तेल भी देता है, और हमारे सभ्यता का मिलान भी ईरान के साथ है। तो हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? देखिए, ईरान के साथ अभी खड़े होना इसलिए मुश्किल, सोनिया गांधी भी यही बात कह रही है। बिल्कुल सोनिया गांधी कह रही हैं कि वो हमारे साथ खड़े थे। एक वक्त था जब 20 साल पहले 25 साल पहले का बात वो जिक्र कर रही थी, वो कह रही थी कि उस समय हमारे साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट, कश्मीर मुद्दे पर भी ईरान खड़ा रहा है। बिल्कुल कश्मीर मुद्दे पर भी। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी इन मुद्दों पे हमारे साथ खड़ा रहा है। और दूसरी बात है कि हाँ ये अब हमारे साथ ये मुश्किल ये है कि दोनों ही हमारे पार्टनर हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान हमारा एक अच्छा मित्र भी है, उसके साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं, क्योंकि वो फारसी जो एक भाषा जो हम कहते हैं, यहाँ जब हमारे यहाँ जब मुगल लोग थे, मुगल से पहले भी जो आए थे हमारे यहाँ जो, तो उनकी भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो फारसी लैंग्वेज है। फारसी में यहाँ अनेकों काम हुए जो लिटरेचर के में बहुत बड़ा माना जाता है। तो उसके साथ रिश्ते कुछ नहीं है, वो बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम हमारे लिए अभी हो जा रहा है थोड़ा कि दोनों ही हमारे साथ, रसिया भी ईरान के साथ खड़ा है और हम रसिया के दोस्त हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा कि एक रूस है जो हम रूस के साथ खड़े हैं, रूस हमारे साथ भी खड़ा है, ठीक है। अब रूस का तो एकमात्र स्टैंड मुझे ये लगता है कि अमेरिका जहां भी कुछ करता है तो रूस उसके अपोज में रहता है, क्योंकि जहां भी किसी का जमीन किसी का भी हो, लेकिन वहाँ युद्ध आप देखेंगे, पुराने जितने भी युद्ध अगर आप पीछे निकाल कर देखेंगे बड़े बड़े, तो आपको लगेगा कि मैदान वो किसी का रहा हो, लेकिन वहाँ पे जंग दो ही लोगों के बीच में हो रहा हो, वो यूएस है और रशिया है। आप यूक्रेन का वार देखो, यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन के पास इतना पोटेंशियल नहीं था कि रूस से लड़ सकता है वो, लेकिन उसको सपोर्ट कौन किया? तो यूएस सपोर्ट किया। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो अभी युद्ध हल्के में चल रहा है। अगर इसका और गहराई बढ़ा और अगर लंबा खींचा तो एक तरफ यूएस आ चुका है, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि रूस भी इसमें इनडायरेक्टली एंट्री ले और वहां पे ईरान को वो बैक सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि रूस का तो अपना एक क्लियर स्टैंड रहता है कि अगर यूएस वहां पे इंटरफेयर कर रहा है तो वो उसके अपोज में वहां पे रहता है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बड़ी शक्तियां हैं। ईरान इजराइल जंग में भारत किसके साथ खड़ा है?
अभी कह तो नहीं सकते हैं। अभी सुबह में मतलब न्यूज़ आया था, मोदी जी मतलब ईरान के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, मतलब उनसे उनका बात हुआ था और डीएस्केलेशन के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल ईरान के साथ ही खड़े होंगे, मगर इजराइल भी हमारा पुराना दोस्त है। इस पर क्या कह सकते हैं कि जैसे इजराइल ने हमारा हेल्प किया था, कारगिल युद्ध में हम लोग को आर्म सप्लाई किया था, और ईरान से अभी हम लोग फिलहाल तेल खरीद रहे हैं। और अभी ये भी सुनने में न्यूज़ में आया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान अगर उसको बंद कर देगा और अगर तेल का सप्लाई भारत में लगभग 20% से ज़्यादा ईरान से आता है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भारत इस जंग में न्यूट्रल है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान से हमारा काम बन रहा है, तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए भारत को, यही कहेंगे। और बाकी जो अमेरिका अपना मतलब पावर डोमिनेंस दिखा रहा है, उसके खिलाफ तो सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कितना भी तो हम लोग एशिया में हैं और वो चाहता है कि एशिया का पावर आगे बढ़े ही ना। तो कभी इंडिया का यूज़ करता है चाइना के लिए, अभी पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए, ताकि ईरान में मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट ना बन सके, वहाँ ना कर सके, तो वो खुद के फ़ायदा के लिए कर रहा है। भाई हर किसी के पास न्यूक होना चाहिए, भाई क्यों तुम्हारे पास है हमारे पास क्यों नहीं है कि नहीं? ये तो गलत है। ईरान इजराइल जंग में भारत की स्थिति क्या है? भारत कहाँ खड़ा है? अभी तो वो एक समझिए कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे है, क्योंकि भारत के साथ एक है कि हम किसी से दोनों में किसी का सपोर्ट खुल के नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी का विरोध कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि इजराइल से हमें तेल का समझौता है। अगर वो अपना अगर तेल का कारोबार बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक और हमारे भारतीय मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उसका। तो और वो इजराइल है कि उससे जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें वो अपना भारत को सहयोग रखा था, तो इसीलिए हम उन्हें भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं और नहीं ने, तो इसीलिए हमें तो लगता है कि न्यूट्रल रहने में ही समझदारी है। ईरान और इजराइल जंग में भारत किसके साथ खड़ा है? मेरे हिसाब से अभी भारत इस हिसाब में मतलब सोच नहीं रहा है मतलब किसके साथ रहना। मतलब इंडिया का वो रहता है, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन है जिसका नाम, डॉक्ट्रिन के हिसाब से मतलब इंडिया ना एक के साइड आएगा ना दूसरे के साइड। जैसे मान लीजिए यूएसए रसिया, तो आप पूछे किसके साइड है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर भारत को लग रहा है कि उसके फेवर में यूएसए से फेवर मिल रहा है तो यूएसए के साथ भी रहेगा और रसिया के साथ भी रहेगा। तो ऐसा बोल नहीं सकते मतलब इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है। मतलब इंडिया अपना जो फेवर है वो पहले देखेगा। तो अभी सोनिया गांधी ने भारत सरकार के चुप्पी पर सवाल भी खड़े किए हैं और उनका साफ कहना है कि भारत सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। वो तो एक पॉलिटिकल ये तो क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल क्वेश्चन मतलब वो तो बोलेगा। मान लीजिए कोई डिफेंस में है तो भाई जो रूलिंग पार्टी है तो उसके खिलाफ बोलेगा। मतलब मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी है कोई डिफेंस में तो उसके खिलाफ बोलेगा, कुछ करेगा तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। तो ईरान के साथ हमें क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ईरान के साथ हमारी सभ्यता का मिलान भी है। ईरान अपने विमान से भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे पहुँचा भी रहा है, चबहार पोर्ट भी विकसित हो रहा है, रुपए के बदले तेल भी दे रहा है। तो ईरान के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? नहीं, ईरान के साथ खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ईरान भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और ये मतलब इजराइल भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं छावड़ पोर्ट है, IMEC बना रहा है इंडिया, यूरोप जाना है, कॉरिडोर बनाना है, तो ईरान तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान से जा नहीं सकता है, पाकिस्तान से अभी युद्ध चला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको यूरोप में जाना है और इधर मिडिल ईस्ट में जाना है तो आपको मतलब ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।